स्वागत है आपका हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आपको बता देते हैं कि आज देश पूरा रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहा है और जहां रक्षाबंधन की धूम देखने को मिल रही है तो उतने ही उत्साह से अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए बहनें भी उत्तेजित है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो बाजारों में भी गुलजार आज बहनें नजर आ रही है, साज सज्जा यहाँ पर बाजारों में भी देखने को मिल रही है। और ऐसे में आज अपने भाई की रक्षा सूत्र बांधने के लिए बहनें आतुर नजर आ रही है। ऐसे में आज रक्षाबंधन में कौन सा शुभ मुहूर्त होगा, कौन सा साया, आज भद्रा का साया भी है और ऐसे में सारे मुहूर्त को जानने के लिए हमारे साथ खास पैनल हमारा साथ जुड़ चुका है। चलिए आपका परिचय उससे सबसे पहले करवा देती हूँ। डॉक्टर HS रावत ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर आदित्य पांडे ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हिंदी खबर पर। आपके पास आना चाहूंगे आदित्य पांडे जी, आज रक्षाबंधन का खास त्योहार है, भाई बहनों के प्यार का प्रतीक भी है और आज भद्रा का साया भी है। क्या भद्रा के साये में रक्षाबंधन का त्योहार कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और उस मुहूर्त का क्या खास महत्व है ये तो आप समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले भद्रा का साया कब से शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है, आप एक बार ये दर्शकों को समझा दीजिए। आज भद्रा प्रातः 5:53 से शुरू हो चुकी हैं और दोपहर 1:32 तक रहेंगी। धर्म सिंधु के अनुसार कभी भी भद्रा के दौरान श्रावणी कर्म या रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए, चाहे भद्रा का वास पाताल में ही क्यों ना हो। इसलिए भद्रा के समय पूर्णतः रक्षाबंधन करना मना है, रक्षा सूत्र मानना मना है। नियम यह है कि जैसे ही 1:32 पर भद्रा हट जाती हैं तब रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है। कहते हैं कि जब रामायण काल था उस समय रावण को गलती से उनकी बहन चंद्रनखा ने रक्षा सूत्र इस समय बांध दिया था जब भद्रा थी, जिसका दुष्प्रभाव हमको देखने को मिला। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरह से भद्रा के साये में रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए ये तो आपने स्पष्ट कर दिया। रावत जी आपके पास आते हुए, क्योंकि आज देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार तो मनाया जाएगा, भद्रा का जो समय है वो तो पांडे जी ने बता दिया, लेकिन रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या है आपसे ये समझना चाहेंगे। देखिए मनीषा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी जो हिंदू धर्म के अंदर मुहूर्त होता है वो मुहूर्त बहुत ही मायने रखता है जीवन के अंदर। अच्छे मुहूर्त में कोई कार्य की शुरुआत की जाती है तो फिर वो सक्सेस काम होता है। अंतरिक्ष के अंदर जब अच्छे अच्छे ग्रह और चंद्रमा की चाल, तिथियों की गतियाँ, वो सब सही जगह पर होती है और उस समय आप कोई काम करते हैं तो काम कभी रुकता नहीं है। ये हमारे बुजुर्गों का, ऋषियों का एक देन है और साथ में हम अच्छे मुहूर्त की तलाश तो हर वक्त करते हैं। और आपने देखा है कोई भी युद्ध होता है तो भी उस समय ये ध्यान रखा जाता है कि कब उसकी शुरुआत की जाती है। तो 1:30, 31 मिनट, 32 मिनट, कहीं 35 मिनट, यानी जहां पर भी सूर्योदय के अनुसार तिथियों की वेरिएशंस आती हैं, लेकिन सराउंडिंग दिल्ली के 500 किलोमीटर के चारों तरफ, यानी 1:30 से लेके 1:35 के बीच में ये चेंजेज आएंगे। यहाँ भद्रा समाप्त हो जाती है और यहाँ से चर की चौगड़िया शुरू होती है। चर की चौगड़िया बड़ी शुभ मानी जाती है। अगर आप चर की चौगड़िया में राखी बांधते हैं तो निश्चित तौर पर भाई बहन का प्यार लगातार बढ़ता रहेगा, दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उन्नति प्रोग्रेस रहेगी। ये करीब 1.5 घंटे की चौगड़िया है जब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। और अगर दिन बड़ा होता है तो ये चौगड़िया थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि ये हमेशा जो हमारा काल होता है, सूर्योदय से लेके सूर्य अस्त तक का जो दिनमान होता है उसके अनुसार ही बनता है। उसके बाद लाभ की चौगड़िया शुरू होगी, यानी अप्रॉक्सीमेट 3 बजे से फिर लाभ की चौगड़िया शुरू हो जाती है। लाभ की चौगड़िया में अगर कोई भी काम करोगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, यानी बहन को भी लाभ मिलेगा और भाई को भी लाभ मिलेगा। अगर व्यापारी वर्ग में है दोनों, तो अगर लाभ की चौगड़िया में 3 से लेकर के 4:30 तक अगर आप बांधते हैं तो निश्चित तौर पर दोनों के लिए बहुत ही शुभ संयोग बनता है, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और उसके बाद में 4:30 से लेकर 6 बजे तक शाम को फिर अमृत की चौगड़िया होगी। अमृत की चौगड़िया क्या है कि शरीर के अंदर कोई बीमारी होती है, यानी विष योग बना हुआ है, कि तकलीफ है, हेल्थ इशूज हैं, उस पीरियड में अगर ये चौगड़िया के अंदर अगर आप बांधते हैं तो आपके स्वास्थ्य में बहुत जबरदस्त सुधार आना शुरू हो जाता है। ये भी करीब 1.5 घंटे के आसपास ये चौगड़िया रहेगी। तो ये 4.5 घंटे जो हैं
ये रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन बांधने के लिए सबसे उत्तम है। शास्त्रों के अंदर, हमारे धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के अनुसार ये सबसे उत्तम मुहूर्त बताए गए हैं। लेकिन कुछ लोग पंजाब के अंदर, हिमाचल के अंदर, पहाड़ों के अंदर, जम्मू कश्मीर में वो उदय तिथि को लेते हैं कि सूर्योदय तिथि हो गई है तो बांधना शुरू कर दो जी, कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ नहीं होता की कहानी जो है ये कभी कभी बहुत उल्टी पड़ जाती है। कितनी बार देखने को आता है कि अशुभ टाइम पर कोई भी चीज हो जाती है तो उसका दुष्प्रभाव देखने को मिले हैं। और ये बार बार मैंने ये बताया है कि चतुर्मास के अंदर जब ये 4 महीने रहते हैं, इस समय पृथ्वी सो जाती है और उस समय पाताल लोक के अंदर वास रहता है और भगवान विष्णु स्वयं पाताल लोक में रहते हैं, शयन अवस्था में रहते हैं, तो उस समय कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। लेकिन ये जो त्योहार है इस समय, इन त्योहारों के अंदर इन मुहूर्तों को विशेष तौर पर देखा जाता है। तो जितनी भी बहनें हैं जो भी राखी बांधते हैं उनको 1:30 बजे से लेके और शाम के 6 बजे तक ये बेस्ट टाइम है। लेकिन जो नहीं मानता है वो तो शाम को 6 बजे के बाद भी बांध सकते हैं और सुबह से कई लोगों ने बांधना भी शुरू कर दिया है। लेकिन वो ज्यादा इसको मानते नहीं है। जब मानते नहीं है तो फिर उनके लिए मुहूर्त माने ही क्या रखेगा। जो घटना दुर्घटना होगी तो प्रभु के अधीन होके चली जाती है। मनीषा जी, बिल्कुल। तो देखिए, शुभ मुहूर्त तो आपने बता दिया रावत जी, लेकिन आदित्य पांडे जी आपके पास आते हुए, जो कि आप ज्योतिषाचार्य हैं और आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है और इस शुभ अवसर पर आज रक्षाबंधन है। चूंकि सावन मास के आज स्पेशल या फिर ये कहें कि 5वां सोमवार लगा है तो या अपने आप में ये महत्वता ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आज कौन कौन सी वे बातें हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए रक्षाबंधन के तौर पर? आदित्य पांडे जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, आपकी पैच कट गई है। डॉक्टर आदित्य पांडे बोल रहा हूँ, कॉल कट गई थी। जी रावत जी, आपके पास आते हुए, देखिए जिस तरह से रक्षाबंधन का विशेष पर्व आज मनाया जा रहा है और ऐसे में अगर हम उन विशेष बातों का जिक्र करें, उन विशेष बातों का ध्यान करें, जो कि कई बार ऐसा होता है कि भाइयों को तिलक लगाने के लिए किसी को ये भी नहीं पता होता है कि कौन सी उंगली से लगाया जाए, कौन से फिंगर से लगाना चाहिए। तो एक बार वो भी जिक्र आप करिए और दूसरा ये भी है कि कौन से उसका महत्व क्या होता है। जब हम तिलक लगाते हैं तो उनके कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन से ज्योति होती है, कौन कौन सी राशियों का उस पर प्रभाव भी पड़ता है। मनीषा जी, इसमें जब तिलक लगाते हैं हम तो उस समय पंचोपचार विधि होती है। एक पंचोपचार के द्वारा पूजा और हमें रक्षाबंधन बांधना चाहिए। एक 10 उपचार होता है, एक 16 उपचार होता है, यानी 16 प्रकार के उपचार होते हैं, 10 प्रकार के उपचार होते हैं और एक 5 प्रकार के। तो 5 प्रकार में धूपम, दीपम, नैवेद्यम, पुष्पम, गंधम, यानी 5 प्रकार से हमें यहाँ पर सबसे पहले आप एक थाली ले लें। थाली लेकर के उसके अंदर एक घी का दीपक, थोड़ा रोली, चावल, तिलक जो होता है वो, और धूप बत्ती, अगरबत्ती और थोड़ा जल ले लें। जल में गंगा जल भी उसमें मिला लेना चाहिए और थोड़े फूल ले लें और मिठाई ले लें और राखी ले लें। इतनी चीजें आपको इस पंचोपचार विधि में आपको जरूरत पड़ेगी। इस दिन 5 चीजों को लेने के बाद में सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी हिंदू धर्म के अंदर जब हम कोई भी पूजा पाठ या राखी बंधन या कलावा बांधते हैं तो उस समय पर दोनों को शुद्ध अवस्था में होना चाहिए। तो जो फूल होता है, फूल से जल लेकर के पहले उस जल को अपने भाई के ऊपर थोड़ा छिड़कें, सिर के ऊपर, और जब छिड़कें तो उस समय पर यह ध्यान करना होता है कि मैं बाहर से शुद्ध और अंदर से शुद्ध। उसमें बोला जाता है ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा या स्मृत पूर्णी काक्षम से वायवंतर शुचि, ये मंत्र है। इस मंत्र के पानी छिड़कने से, जल छिड़कने से तो हम शुद्ध हो जाते हैं बाहर से, और उसी प्रकार से बहन भी अपने ऊपर छिड़क सकती है। अब दोनों शुद्ध हैं, यानी जल स्नान हो गया, एक तरह से गंगा स्नान हो गया। और उसके बाद में फिर रक्षाबंधन लेकर के उसको बांधना है। सीधे हाथ में जब बांधोगे तो उस समय भी एक मंत्र बोला जाता है, येन वद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलो तेन त्वाम वंदयामि रक्षे माचल माचल हो, यानी इस मंत्र का जाप भी करके उसको बांध सकते हैं। ये प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद में फिर तिलक लगाना होता है और घी का दीपक जला के
तिलक लगा देना है, तिलक के साथ में चावल भी लगा देना है। उसके बाद में फिर आरती करनी होती है। आरती करने के बाद में थोड़ा सा मुंह मीठा कराना होता है। तो ये एक सिंपल विधि है, और इसके अंदर अगर कोई मंत्र नहीं बोल सकती है बहन, तो वो ये कल्पना कर सकती है अपनी भाषा के अंदर, जिस भाषा का भी वो इस्तेमाल करते हैं, कि मेरे भाई की लंबी आयु हो और ये स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, और किसी प्रकार की कोई परेशानी ना रहे, कि हे सभी नवग्रह देवताओं, मेरे भाई को आशीर्वाद दीजिए, उनकी लंबी आयु की कामना मैं करती हूँ। इस प्रकार से भावना में अगर बोला जाता है तो भी यहाँ पर ये इसको माना जाता है। तिलक लगाने के लिए हम रिंग फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मिडिल फिंगर का भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग दोनों मिडिल का भी कर लेते हैं, लेकिन इसमें रिंग फिंगर का इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद में फिर आरती करने के बाद में दोनों बैठ करके आराम से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ये एक प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत ही बेहतरीन और इजी और सिंपल है। इसको पंचोपचार विधि बोलते हैं। इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है, और फिर दीपक जला के आरती कर सकते हैं। तो बहुत ही आनंददायक ये प्रक्रिया होती है, इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये तो थी रक्षाबंधन मनाने के लिए पंचोपचार की विधि, जो कि आपने बहुत आसानी से अब हमारे दर्शकों को समझाई। लेकिन आदित्य पांडे जी, आपसे भी ये समझना चाहेंगे कि कई बातें ऐसी भी होती है जो नकारात्मकता फैलाती है, और वो नकारात्मकता भाई बहनों के प्यार का में ना आए, या फिर घर के वातावरण में नकारात्मकता ना फैले। तो ऐसी वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, जो कि आज के दिन नहीं करनी चाहिए? आज श्रावणी पूर्णिमा की विशेष तिथि है। ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि घर हमारा साफ सुथरा हो, घर का मुख्य द्वार साफ हो। जब पूजन की तैयारी करें तो मन में द्वेष ना हो, क्लेश ना हो, और घर में तनाव का वातावरण ना हो। जिस समय तिलक लगाएं उस समय ध्यान रखें कि आप जो है सूर्य की उंगली से तिलक लगाएंगे, और उस तिलक को जब आप बढ़ाएंगे तो शुक्र के अंगूठे से बढ़ाएंगे। ये ध्यान रखना है। घर में किसी तरह क्लेश का वातावरण नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि पूजन की तैयारी में हमारे पास सामान तो होता है पर अधूरा होता है, तो हम उसको लेके तनाव में आ जाते हैं। जैसे जो अक्षत है, उसको अक्षत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए। अगर चावल टूटा हुआ है तो फिर वो पूजन में प्रयोग नहीं किया जाता। बिल्कुल, इसलिए चावल ध्यान रखें, टूटा हुआ ना हो। हल्दी, रोली, मिष्ठान में जो भी उपलब्ध हो, यदि मिष्ठान उपलब्ध नहीं है तो गुड़ खिला दीजिए। घी गुड़ भी शुभ है। और कभी कभी तो ऐसी भी घटनाएं आती है जहां कुछ ऐसी माताएं बहनें जो कहती हैं हमारे भाई हमारे पास में नहीं रहते, हमसे दूर हैं, या हमारे कोई भाई ही नहीं है। ऐसे में सनातन धर्म कहता है कि सबसे पहले अपने प्रथम पूज्य भगवान गणपति जी के चरणों में आप रक्षाबंधन करें, यानी कि उनको चढ़ा दें। और दूसरी जो चढ़ाई जाती है वो श्रवण कुमार जी के नाम से चढ़ाई जाती है। इसलिए श्रवण कुमार के नाम पे आप चाहें तो चढ़ा सकते हैं किसी भी ऐसे वृक्ष पर जो कि आपको प्राणदायक है, यानी आपको ऑक्सीजन देता है। पेड़ों पर भी राखी चढ़ाने का प्रावधान है। बिल्कुल। तो देखिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का नहीं रखना चाहिए, ये तो आपने समझाया। लेकिन रावत जी, आपसे ये चीज़ समझना चाहेंगे, जब भाई को राखी बांधने के लिए बहन बैठती है तो दिशाओं का अपने आप में एक महत्व होता है, चारों दिशाओं का अपना अपना अलग महत्व होता है। लेकिन रक्षाबंधन के दिन जब रक्षा का सूत्र भाई को बांधने के लिए बहन बैठती है तो कौन सी दिशा में भाई का फेस होना चाहिए, कौन सी दिशा में बैठकर वो राखी बांधे? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है मनीषा जी। मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी हमारे मंदिर हैं पूरे विश्व के अंदर, वो सन फेस होते हैं, यानी पूरब दिशा में उनका फेस होता है। पूरब दिशा एनर्जेटिक होती है, ऊर्जावान दिशा होती है, और ये सूर्य देव की दिशा होती है। उत्तर दिशा बुध की होती है, और उधर से हमें मैग्नेटिक पावर मिलती है, ध्यान की प्रक्रिया होती है, हरिद्वार होता है, देवताओं का स्थान होता है उत्तर दिशा के अंदर। तो हम हमेशा जो एल शेप होता है उसमें हमें रहना पड़ता है। हमारा जो यजमान होता है और जो स्वयं व्यास गद्दी पे जो बैठते हैं वो पूजा करने वाले कर्मकांडी ब्राह्मण, ये हमेशा एल शेप में होते हैं। अगर मूर्ति का मुंह पूरब दिशा में है तो ये कर्मकांडी ब्राह्मण का उत्तर दिशा में होना चाहिए। यही विधि का विधान है, सेम इसी को हम फॉलो करते हैं। भाई बहन के आमने सामने खड़े होकर के रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए, यानी जो भाई है उसका मुंह पूरब दिशा में कर लें और बहन अपना मुंह उत्तर दिशा में कर लें, और फिर उसके बाद राखी बांधें। और उसी प्रकार से अगर उनका आरती का विधान होता है, उसी समय से तिलक लगाने का विधान होता है,
तो वो सबसे उत्तम रहता है। उसका कारण होता है कि दोनों के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी उस समय डेवलप नहीं होती है। बहन का उत्तर दिशा में हरिद्वार की तरफ रहेगा, भगवान विष्णु की तरफ, शंकर की तरफ रहेगा, तो उस समय उनको पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है और वो पॉजिटिव ऊर्जा भाई की तरफ संचार हो जाती है। और भाई का फेस अगर पूरब दिशा में रहता है तो उनको कोई भी पॉजिटिव एनर्जी वहां से पूरब दिशा से मिलती है। तो इसलिए हमेशा दो इस्तेमाल करनी है। बहन अगर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करती है तो भाई का पूरब में होना चाहिए, और अगर भाई का उत्तर दिशा में है तो बहन का पूरब में होना चाहिए। सबसे उत्तम है कि भाई को पूरब दिशा में तरफ के मुंह करके और बहन उत्तर दिशा में मुंह करके फिर राखी बंधन करें तो बहुत सुंदर है, क्योंकि राखी बांधने का काम बहन कर रही है और वो एक ब्राह्मण का कार्य कर रही है, यानी वो एक पूजा कर रही है और पूजा हो रही है एक तरह से भाई की लंबी आयु के लिए। तो इस वजह से बहन का मुंह उत्तर दिशा में होना चाहिए और भाई का पूरब दिशा में रहना चाहिए। ये सर्वोत्तम है और इसी चीज को आधार मान करके हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं, जो भी बहुत बड़े प्राचीन मंदिर हैं, उन सब के सामने बैरिकेड लगा होता है। पुजारी बगल से पूजा करता है, हमेशा भगवान के सामने खड़े होकर पूजा नहीं की जाती है। तो ये एक बहुत ही साइंटिफिक है। आमने सामने होते हैं तो हमारा ऊर्जा का संचार हो जाता है, बगल में रहते हैं तो ऊर्जा का संचार नहीं होता है, पॉजिटिविटी का संचार होता है दिशाओं से। बिल्कुल। तो जिस तरह से रक्षाबंधन बांधने का जो एंगल है वो तो आपने बताया, लेकिन अगर हम उस थाली की बात कर ले जो सजाकर बहन अपने भाई को रक्षाबंधन बांधने के लिए, रक्षा का सूत्र बांधने के लिए तैयार करती है, आदित्य पांडे जी आप एक बार उस थाली का भी जिक्र कर दीजिए, जो कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। जो इस तरह से आपने ये जिक्र भी किया था कि खंडित चावल का यूज़ ना करें, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है और करना चाहिए, और कौन सी वो चीज़ें हैं जिसको कंपलसरी है या इंपॉर्टेंस है कि वो थाली में होना ही जरूरी है। जब पूजन की थाली तैयार करें तो सर्वप्रथम ध्यान दें कि उस पे रोली, अक्षत, हल्दी, चंदन, पुष्प, नैवेद्य और दीपक होना चाहिए। दीपक ध्यान रखिएगा कि वर्तिका बनी हुई हो, या तो बत्ती जिसको हम लोग बनाते हैं, या तो खुद अपने हाथ से बनाएं या बनी हुई हो। घी का दीपक ही प्रयोग करें, तेल का या अन्य चीजों का दीपक नहीं प्रयोग करना है। मिष्ठान कोई भी हो सकता है, जो आपको प्रिय हो, आपके भाई को प्रिय हो। हल्दी चंदन का तिलक लगाना है, इसलिए हल्दी चंदन होना चाहिए। पुष्प भी जो होने चाहिए, ध्यान रखना है पुष्प का नीचे का जो कांटे वाला हिस्सा है वो निकाल देते हैं। जैसे गुलाब का पुष्प है तो हम जैसे भगवान की पूजा करते हैं, वैसे इस समय अपने भाई को सम्मान दे रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, भगवान का सम्मान कर रहे हैं, तो इसलिए भाई को भी भगवान के तुल्य मान रहे हैं और वो भी अपनी बहन को आचार्य के तुल्य मानेंगे। इसीलिए जो पुष्प होगा, पुष्प के नीचे के कांटे तोड़ देंगे। जैसे ही बहन भाई को तिलक लगाएगी, उनका मिष्ठान खिलाएंगी, उनको दीपक अर्पित करेंगी, उसके बाद भाई उनके चरण छुएंगे और आशीर्वाद लेंगे। बिल्कुल वैसे जैसे माता लक्ष्मी जी ने राजा बलि को जो है रक्षाबंधन किया और राजा बलि से कहा था कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी रक्षा करें, मेरे पति बहुत कष्ट में हैं, उनको कोई पीड़ित कर रहा है, जल्दी से राहत दीजिए। तो राजा बलि ने जिस प्रकार वो वादा निभाया था, बिल्कुल वैसे ही मेरा भाई भी निभाएगा, ये मानना है। उस मान्यता के साथ विधि विधान से थाली होनी चाहिए। जैसा मैंने फिर से बोलूंगा कि चावल टूटा हुआ ना हो, रोली अक्षत हो, और राखी में ये चिंता न करें कि राखी किस चीज की है। राखी तो सूत का धागा भी काफी है, यदि कुछ उपलब्ध नहीं है तो सूत का धागा भी काफी है। हालांकि राशियों के अनुसार भी अगर आप चाहेंगे तो हम बता देंगे आपको कि कौन से रंग की राखी किसके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। बिल्कुल। तो देखिए जो तरह से साज सज्जा का दौर तो हमेशा देखने को मिला और आजकल फैंसी दुनिया में हर कोई इतनी इंपॉर्टेंस देता है चीज़ों को लेकर, लेकिन रावत जी आप को ये भी समझने की कोशिश हम करेंगे, फैंसी राखियां आजकल मार्केट में बहुत उपलब्ध है। जिक्र कर रहे थे राखियों के बांधने के लिए, तो क्या कौन सी राखी के लिए कौन सा कलर या ऐसा कुछ महत्व है, या फिर किन राखी किस राशि वाले लोगों को कौन सा कलर शुभ होता है? देखिए मनीषा जी, ज्यादातर तो लोगों को राशियां नहीं पता, और जो लोग रक्षाबंधन मनाते हैं खुशी में मनाते हैं, कोई भी त्योहार
हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में खुशियों के लिए होता है, अंतरात्मा से खुशी निकले। अब महंगी अगर आप राखी बांधते हैं तो और आदमी को खुशी मिलती है। सूत वाली बांधते हैं तो थोड़ा सा डिप्रेशन सा आता है कि सूत वाली है, मैं तो गरीब हूं, है ना। तो आदमी अपनी खुशी, अंतर मन से खुश होना, उसकी इंद्रियां खुश होना, उसका मन प्रसन्न होना, उसकी प्राण शक्ति मजबूत होना, तो वो खुशी का त्योहार तो इसको बोला ही जाता है। बिल्कुल। तो महंगी अगर कोई बांधता है तो वो 4 जगह दिखाता है, देखो मेरी बहन ने मुझे महंगी राखी दी है, और वो इतराता है, खुश होता है, गली मोहल्ले में खूब घूमता है, झूमता है, 10-20 दिन तक वो प्रसन्न रहता है। तो ये तो इसका कारण है महंगी और हल्की का। रही राशियों के हिसाब से बात, बहुत सारे बहनों को पता ही नहीं होता कि मेरे भाई की राशि कौन सी है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ। जिनकी मेष राशि है उसका स्वामी मंगल होता है, और मंगल लाल रंग का होता है। तो आप लाल रंग की राशि, अगर आपके भाई की मेष राशि है तो लाल रंग की राशि बांधेंगे तो उनका मंगल मजबूत होगा, उनकी राशि का स्वामी मजबूत होगा, उनके अंदर ओज आएगा, उनके अंदर काम करने की प्रेरणा बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि ये ज्योतिष का विषय आ जाता है, और अगर मंगलिक योग हुआ उनका, और वो मंगलिक योग कहीं पत्नी पे भारी हुआ, तो वो लाल रंग की राखी बांधने से ही वैवाहिक जीवन में झगड़ा फसाद पैदा हो जाएगा। इसलिए हम इसमें बहुत सावधानी के साथ ही बताते हैं कि यहाँ पर हमने बोल दिया टीवी के माध्यम से, और हमारी बात को लोगों ने 100% सच माना और लाल रंग की राखी बांध दी, और मंगल उसकी कुंडली के अंदर नीच का पड़ा हुआ है कहीं पर भी, और राखी बांधते ही दुर्घटना हो गई, तो लोग बोलेंगे पंडित जी ने बोला था लाल रंग की राखी बांधी और उसको बांधने के बाद दुर्घटना होगी, और वो पॉसिबिलिटी है कि उसका मंगल वहां उचित नहीं है। अगर मंगल उसका सही जगह पर है तो फिर हम बोल देते हैं, तो उसके लिए पहले कुंडली कंसल्टेशन बहुत जरूरी होता है, तो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी आपने बोला है तो मैं बताऊंगा। वृष राशि वालों के लिए आप क्रीम रंग की राशि का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो दूधिया रंग की होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कि वो शुक्र की होती है, थोड़ा लाइट उसमें कलर होता है, तो उसका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। जिनकी मिथुन राशि है वो हरे रंग की राखी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बुध का रंग हरा होता है। जिनकी कर्क राशि है वो सफ़ेद रंग का और मिक्स पीला रंग मिला करके या दूधिया रंग मिला करके भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि सिंह राशि है ये सूर्य की होती है, बैंगनी कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, तो ये ऑरेंज कलर की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कन्या राशि जो है वो बुध की है, हरे रंग की होती है। तुला राशि, उसमें फिर दूधिया कलर आ जाता है, मिल्की कलर आता है, डायमंड कलर आ जाता है। वृश्चिक राशि लाल रंग की होती है, तो उसमें लाल रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका स्वामी मंगल लाल होता है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होता है, वो पीले रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मकर राशि में नीला और काला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब काले रंग की तो राखी बांधते नहीं है लोग, उसको अशुभ मानते हैं, क्योंकि काला धागा बांधना और काली राखी बांधना ये फिर अशुभ हो जाता है शनि का, क्योंकि शनि बलवान होता है। तो इस वजह से यही मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मान लो अगर किसी की मकर और कुंभ राशि है तो शनि का कलर काला है और नीलापन भी है, अगर वो राखी बांधेंगे तो कहीं अशुभ हो सकता है, और काला रंग बांधा ही नहीं जाता, फिर बहन काला रंग क्यों बांधेगी। तो इस वजह से कुछ लोग टीवी चैनलों पर बोल देते हैं कि भाई आपकी राशि ये है तो आप इस कलर की बांधें, लेकिन मैं बड़ा ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर होने के कारण इन सब चीज़ों को बड़ी गहराई से हम समझते हैं, तो इनमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। अब जो खुशी का त्योहार है तो खुशी से कोई भी आप बांध सकते हैं। मीन राशि वाले पीले रंग की बांध सकते हैं। कुछ कलर ऐसे होते हैं जो हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ क्रूर कलर हैं और कुछ पापी कलर हैं, उनकी राशि जो राखी है वो राशि के अनुसार उनको बड़ी सावधानी के साथ बांधने की जरूरत होती है मनीषा जी। बिल्कुल। तो देखिए ये तो थी राशियों के हिसाब से किस कलर की राखी बांधे, जो कि बहुत सावधानी के साथ आप इन बातों को सुने, जो कि आचार्य जी ने भी बार बार जिक्र किया कि राशियों के हिसाब से कलर का चयन होता है, लेकिन आपको राशि एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। लेकिन आदित्य पांडे जी, आपसे भी एक चीज़ ये समझना चाहेंगी, कभी कभी ऐसा होता है, वैसे टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है और टेक्नोलॉजी के जरिए बहन अगर भाई दूर होता है तो वो पोस्ट कर देती है, कुरियर कर देती है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी आती है कि वो नहीं कर पाती है। तो ऐसे में क्या वो राखी को भगवान के सामने रखकर भाई की लंबी आयु की कामना कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। हमारे प्रथम पूज्य गणपति जी हैं, विनायक हैं, उनके चरणों में चढ़ा सकते हैं।
अपने इष्ट देव के चरणों में चढ़ा सकते हैं। और विशेष रूप से यदि किसी को ऐसा लगता है कि उनका भाई आर्थिक रूप से कमजोर है, कर्ज में परेशान है, ऋण मुक्ति चाहिए, तो फिर भगवान विष्णु जी के चरणों में पीले रंग की राखी अगर चढ़ाएंगे और ये कहेंगे कि प्रभु मेरे भाई को कर्ज मुक्ति दें, उसको फाइनेंशियल ग्रोथ दें, तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। कुछ ऐसे भाई है जिनकी शादी नहीं हो रही है, शादी में बाधाएं आ रही है, रुकावट आ रही है, तो उनके लिए गणपति जी के चरणों में अगर हरे रंग की राखी चढ़ाएंगे तो फिर देखेंगे कि बहुत लाभ मिलेगा। और यदि भाई भी उपलब्ध है तो भाई को ये राखी पहना सकते हैं गणेश जी के पास छुआने के बाद। ऐसे ही कुछ ऐसे भी हैं जिनके भाइयों के पारिवारिक जीवन में बड़ा क्लेश चल रहा है, तनावपूर्ण चल रहा है, उनके लिए भगवान श्री राम या फिर भगवान विष्णु जी का कोई भी स्वरूप जो आपके घर में पूजन के लिए हो, उनके चरणों में नारंगी रंग की राखी छुआ दें और उसके बाद पहनाएंगे तो फिर निस्संदेह देखने को मिलेगा कि वैवाहिक जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। कुछ भी करने को तैयार होती है। और आज का वो दिन महत्व हो जाता है क्योंकि आज रक्षाबंधन है। ऐसे में रावत जी आपसे भी एक चीज़ ये समझना चाहेंगे, जब बहन भाई को रक्षाबंधन के त्यौहार पर रक्षा सूत्र बांधती है और राखी बांधती है, तो क्या उन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो कपड़े कौन से कलर का पहने, क्या उसका भी यहाँ पर प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, इन चीज़ों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है कि अगर आप पहली बात तो स्नान करके अगर आप आना चाहिए, पूर्ण रूप से स्नान होना चाहिए। और अगर आप राखी बांधते हैं तो उस समय कोई रजत सलाह से नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन है तो राखी ना बांधें, बस दूर से अर्पण कर दें, वो ध्यान रखना चाहिए। और उसके अलावा जब आप राखी बांधते हो तो उस समय पर आपको तनाव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर आप मेंटल स्ट्रेस में, तनाव हैं या हेल्थ इशूज है या बीमारीज आपको उस समय हैं, तो आपको जो आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा बनी हुई है उसके डाइवर्जन होने का, उसका उधर जाने का खतरा बना रहता है। तो ऐसी कंडीशन में पहले खुद को, बहन को पूजा करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं अपने भाई को राखी बांध रही हूँ और मेरा कोई भी नेगेटिव प्रभाव मेरे भाई के ऊपर नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। और उस कंडीशन में अपनी कोई कष्ट है राखी बांधने से पहले नहीं बताने चाहिए। राखी बांध लें, उसके बाद में कोई अगर बातचीत होती है तो अब अपनी बात, अपनी परेशानी को रखना चाहिए। इन चीज़ों का तो खास ध्यान रखना पड़ेगा। और कपड़ों की बात है, ऐसे कपड़े ना पहने कि जो कहीं ना कहीं क्रूर ग्रहों से प्रभावित होते हैं, जैसे काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, समय की कमी है, उसके लिहाज से